अ, नमस्ते दोस्तों, आपका इस पॉडकास्ट में स्वागत है। मेरा नाम तुषार है एंड आज मैं बैठा हूँ मेरे पापा जी, पिताजी, फादर भारतवीर सिंह के साथ। अ, पापा जी, आप अपना एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन देना चाहें? थैंक यू तुषार। बड़ा अच्छा लगा। आज पापा बेटा सामने बैठे हुए हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा आज मैं फैमिली के साथ शिमला में आया हूँ और ये मेरा बहुत समय से सपना था कि किसी अच्छी जगह पे जाके अपना पहला पॉडकास्ट बनाऊँगा। यहाँ काफ़ी अच्छी जगह है और हम मैं बताना चाहूँ कि शिमला ऐसी जगह है जहाँ हम हर साल आते हैं। पापा-मम्मी की एनिवर्सरी होती है और मम्मी की काइंड ऑफ अ फेवरेट प्लेस कह सकते हैं। तो मैं इसी मैं मैं एक चीज़ और बताना जी, चाहूँगा शिमला के बारे में, जी, जी। जो मुझे भी क्यों अच्छी लगती है। अभी इसने बताया कि मम्मी को अच्छी लगती है, मुझे लगता है कि एक तो शिमला सच में ही बहुत अच्छी जगह है और एक मेरे यहाँ पे जब मैं अब से 12-15 साल पहले पहली बार शिमला में आया, तब मुझे कि मेरे को यहाँ एक मेरे मेंटर मिले जी, और मैं जब भी आता हूँ उनसे मेरा इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया, इतना मैंने उनसे सीखा है जीवन में, तो मेरा हर साल आने का मन करता है और मैं हर साल जब भी आता हूँ तो वो उसके पर्सनली बारे में आप क्या एक स्टोरी सुना सकते हैं कि आप उनसे कैसे मिले और आपको सबसे ज़्यादा उनसे क्या अच्छा लगा और कि आप अभी तक जब भी आप हर साल आते हैं तो आप मिलते हैं उनसे? हाँ, हम शिमला आए हुए थे, मैं और वाइफ जो हैं, और हम रिज रोड पे घूमते-घूमते ऊपर जाकू टेम्पल हमें जाना था। तो रास्ते में जैसे हम रिज रोड के ऊपर जाए तो एक फ्रूट चाट वाले बैठे हुए थे, वो अपना ठेला लगा के, और साथ में हमने जब फ्रूट चाट शुरू करी तो साथ में एक बेंच पे सज्जन बैठे थे, उनका व्यक्तित्व से इतना मैं प्रभावित हुआ। एटलीस्ट 80s के आसपास उनकी एज होगी। तो उनके मतलब आप चाहे आप शूज़ देखें शाइनिंग करते हुए, चाहे उनकी पैंट देखें, उनकी दाढ़ी, व्हाइट दाढ़ी और चेहरे पे जो ग्लो था, उससे देख के मैं बहुत अट्रैक्ट हुआ और मुझे लगा कि बात करनी चाहिए। तो मैंने उनसे उनका कहा कि सर आप बहुत बहुत अच्छे लग रहे हो। तो जैसे मैंने कहा उन्होंने भी स्माइल किया और उन्होंने कहा आओ बेटा बैठो मेरे पास। तो हमारा अचानक ऐसे मुलाकात तो हुई। मुझे याद है हम कल उनसे मिले थे और उनकी एनर्जी इस एज में भी 97 एज में भी काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी इंस्पायरिंग है। हाँ, इसकी वजह मैं जो लगा कि वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर रिटायर्ड हुए हैं और उस वो चर्च के पादरी रहे हुए हैं और उनकी जो थॉट्स लेवल है वो बहुत 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 हायर लेवल का है। और मैं शायद ही कोई दिन जाता होगा जब मैं उनको उनके थॉट्स को याद नहीं करता हूँ, और जब भी आता हूँ मैं उनसे ज़रूर मिलता हूँ और मुझे जब यहाँ से जाके मिलकर तो मैं एक अच्छी एनर्जी लेके जाता हूँ। चलिए कभी हुआ तो मे बी उन्हें भी यहाँ पे बात करी जाएगी उनके बारे में और काफ़ी। अभी हम बात करते हैं आपके बारे में। आप एक अपना एक छोटा-सा अपना एक चाइल्डहुड शेयर करना चाहें या आप अपनी एक लाइफ जर्नी एक हमें बताना चाहें एक वर्जन में? ज़रूर बेटा ज़रूर। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। गांव में मेरा नाम भारत है, भारतवीर के नाम से मुझे जानते हैं। और मेरी शुरू की शिक्षा गांव में ही हुई है और 12th मैंने एक खतौली से किया है और उसके बाद मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए मैं 3 सालों में मैंने 3 साल में 3 शहरों में मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया। फर्स्ट में जैसे इसमें आपको मैं रोकना चाहूँगा, जैसे आप गाँव से आपने अपनी स्टडीज़ की है, तो जैसे मैं अपना बताना चाहूँगा कि हमारी तो पूरी लाइफ़ आई थिंक सिटी में ही गुज़री है मैक्सिमम 99%। तो आपने आई थिंक जो दोनों पार्ट होते हैं लाइफ़ के, गाँव के भी और सिटी के भी, उसमें आपको एक क्या डिफ़रेंस लगा और आप उसके बारे में शेयर करना चाहें तो? देखिए, मुझे तो दोनों चीज़ें गाँव और शहर की लाइफ दोनों ही बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मुझे जीवन ही इतना अच्छा लगता है। मैं जीवन को सोच-सोच के लगता हूँ कि कितना बढ़िया जीवन है, कितना आनंद आता है। लेकिन फिर भी अगर नंबर देने की बात आए तो आज भी मैं गाँव की लाइफ को ज़्यादा अच्छे नंबर देना चाहूँ। गाँव की ऐसी क्या बातें हैं जो आपको याद आती हैं और आपको लगता है कि वो चीज़ मिस होती है सिटी लाइफ़ में? देखिए गाँव में कि एक तो मैं अपने मदर के बारे में थोड़ा-सा यहाँ जोड़ना चाहूँगा। ज़रूर। मेरी मदर बहुत सेवा करती थी। हमारे पास आस-पास 2 गाँव थे और मैं बचपन में उनको देखता रहता था। वो जो भी लगता था कोई किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो वो बहुत करती थी।
और मदर भी नहीं, और पूरे गांव में ये चीज़ माहौल थोड़ा शहर की अपेक्षा काफ़ी अच्छा रहता है, एक दूसरे की हेल्पफुल होते हैं लोग। तो एक तो ये लगता था, दूसरे वहाँ हम पे प्रेशर बिल्कुल नहीं होता था स्कूल का, पढ़ाई का, अपनी ज़िंदगी जीते थे, एंजॉय करते थे। ट्यूशन व्यूशन होते थे या स्कूल के बाद कैसा रहता था आपका लाइफ वर्जन? प्लेफुलनेस रहती थी या अरे घूमना? साहब, क्या मज़ा आता था, स्कूल की छुट्टी होती थी। कॉपियाँ भी नहीं होती थी शुरू में, तो बचपन में तो 5th क्लास तक तो एक ऐसे तख्ती होती थी, उसी पे लिखते थे कलम से, पेन भी नहीं होता था। छुट्टी होती थी, उसको लहराते हुए आते थे और आके उसको फेंका इधर, और कंचे होते थे, गोली खेलते थे, वो उसमें जेब में डाल के और बस निकल गए, और फिर शाम तक अपना ऐसे ही अपना मस्ती करते थे। तो एक कहने का मतलब एक प्रेशर नहीं था जो आजकल हम शहर में देखते हैं ना, हर छोटे बच्चे के पास नहीं, प्रेशर होता है जैसे आप पढ़ाई का। बता रहे, जैसे मुझे सुनने में आ रहा है कि आपकी लाइफ काफ़ी आउटसाइड वर्ल्ड में गुज़री है, क्योंकि आज जैसे लाइफ में हम देखते हैं काफ़ी चिल्ड्रन हो गए या यंग पीपल हो गए, बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया, वो आई थिंक ज़्यादातर घर पे रहना प्रेफ़र करते हैं। आई थिंक वो इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो, तो उसमें उनको काफ़ी इंटरेस्ट भी आता है और काफ़ी उनको आई डोंट थिंक इंस्पिरेशन आता है बाहर जाके एक्सप्लोर करना या प्ले कुछ खेलना या कुछ न्यू स्पोर्ट्स ढूँढना या नए दोस्त बनाना। आई थिंक वो काफ़ी आपको भी, क्या आप एग्री करते हैं इससे कि वो कम हुआ है? हाँ, शहरों में तो ये चीज़ें काफ़ी है, जब से सोशल मीडिया आया है, मोबाइल्स में आया है, इंटरनेट आया है, तो बच्चे घर से कम निकल रहे हैं। हुँ, हुँ। और निकल क्या रहे हैं, बच्चों का मुझे नहीं लगता इन चीज़ों में ज़्यादा रोल रहता है। इसमें कहीं न कहीं पेरेंट्स को और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें आप पेरेंट्स, एज़ अ पेरेंट आप क्या कर सकते हैं? अगर आप छोटे वर्ज़न में एक बताना चाहें? हाँ, एज़ ए पेरेंट हमें जो बचपन है, उसमें हम बच्चों के एक इंटरेस्ट क्या है बच्चे के अंदर, वो हमें उसको थोड़ा-सा उनकी तरफ देखें, ढूँढें उसमें, और फिर उसमें हम उनके साथ, उस इंटरेस्ट के साथ उससे आगे बढ़ें। चाहे शहर में रहें, चाहे गाँव में रहें। शहर में भी ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं हैं। अगर पेरेंट्स बच्चे का इंटरेस्ट देखेंगे और उसके साथ कहीं जाएँगे और उसकी कुछ इच्छाएँ होंगी, उसको अच्छा लगेगा तो उसको सपोर्ट करेंगे, तो बच्चा पेरेंट्स से भी जुड़ा रहेगा, और जो थोड़ा-सा वो उसमें बाकी चीज़ों के साथ-साथ वो अपनी स्टडी में भी अपना ध्यान ज़्यादा लगा पाएगा। ज़रूर, आई एग्री उसमें पूरा, क्योंकि पेरेंट्स ही आई थिंक एक पहला गाइड होते हैं चिल्ड्रन के लिए, वही एक पहला एक एग्ज़ाम्पल होते हैं कि हाउ टू लिव अ लाइफ। बट इन सिटी लाइफ आई थिंक व्हेन जब ज़्यादा काम आ जाता है तो बच्चों पे ध्यान भी कम हो जाता है। तो चलिए उस पे भी आगे कभी बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं आपकी आगे की लाइफ पे। आपकी सर्विस कैसी रही है और आप अपनी सर्विस के बारे में कुछ बताना चाहें? हाँ, देखिए जैसे मैंने बताया था, मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया था 3 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स से। जी। और मेरे साथ क्या था कि थोड़ा-सा मैं उस पे बताना चाहूँगा कि मेरा एक शहर में हुआ, तो वहाँ पे स्टाफ नहीं था, प्रोफ़ेसर चले गए, ट्रांसफ़र हो गए, दूसरी जगह ट्रांसफ़र कराया नैनीताल, सॉरी नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में। इत्तेफ़ाक से, क्योंकि 88-87 की बात थी, उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत कम जगह था, और जहाँ जिसको स्कोप मिलता था वो उसको चला जाते थे। जी। वहाँ से भी वो ट्रांसफ़र हो गए, वहाँ भी स्टाफ नहीं बचा। अब ये लगा कि अब फाइनल ईयर में है, स्टाफ तो होना ही चाहिए। तो मैंने फिर ट्राई किया और मैंने गाज़ियाबाद में अप्लाई किया, लेकिन मेरा और वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। पर पता नहीं कहाँ से जुनून था, कहाँ से क्या थी। एक दिन मैं सोचा कि मुझे तो अब कराना ही है और होना चाहिए। तो मैं एक दिन, जो हेड थे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के, मधुकर जी, अभी भी मुझे नाम याद है उनका, स्ट्रिक्ट थे वैसे काफ़ी। तो मैं उनके घर में, जहाँ वो रहते थे कोठी में, उनके साथ घर पे चला गया 8:30 साढ़े 8 बजे, क्योंकि इतना मन था कि होना चाहिए, मना हो गई थी। हुँ। तो जैसे ही वो कॉलेज के लिए निकले, तो मैं एकदम गेट पे ही था, मैंने कहा, "सर प्रणाम, नमस्कार। हाँ, बताओ, बताओ।" जैसे उनका अपना एक था, हुँ, हुँ। मगर सर मुझे अब पता चला कि आप हैं, तो आप करा सकते हैं एडमिशन, मुझे सच में ज़रूरत है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, चलो कॉलेज आना, देखेंगे। हुँ। और यकीन मानो कि वो मेरा प्रयास, वो 1920 ईयर में, और एक गाँव का बच्चा कहाँ से था, इसका मतलब मुझे। तो वो जो आपको एक इंस्पिरेशन आई कि हाँ, मुझे वहाँ तक जाना है, तो वो आपको स्टडी करनी थी आपको वो उस प्रॉपर सब्जेक्ट पे, उसके लिए आया आपको वो इंस्पिरेशन, या उसके पीछे कुछ और
रीज़न था? नहीं, रीज़न कुछ नहीं, मैं भी देखिए हर बच्चे का एक ये भी रहता है कि पेरेंट जब हमें कुछ आगे बढ़ाने के लिए मौका देते हैं, तो हुँ, फिर हुँ। हमारी ज़िम्मेदारी अपने-अपने साथ-साथ अपने पेरेंट्स के लिए भी होती है जी, कि भई ज़रूर। हम आगे पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और जो हमें आगे करना चाहिए उसमें इस पेरेंट्स को भी था और पूरे आगे अपनी लाइफ़ के लिए भी सोचा। तो आप पहले से ही काफ़ी जैसे कह सकते हैं कि ट्राई करते रहे नई चीज़ें और डेडिकेटेड थे। अब लेकिन आते मेरा हो गया था, फिर सर ने वहाँ बुलाया फिर और मेरा एडमिशन हो गया था। मुझे उस चीज़ का गर्व है आज भी कि मैं उस एज में कुछ कर सकता हूँ, तो आज तो मैं बहुत और बड़ा भी हो सकता है मेरे से। चलिए आज की बात करते हैं तो आज पे ही आते हैं फिर। अ, शुरुआत मैं करना चाहूँगा एक डिफ़िकल्ट पार्ट से। कोरोना आई थिंक काफ़ी लोग इससे रिलेट कर पाएँगे कि इट वाज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम सभी के लिए। अ, उसके बारे में आप एक स्टोरी अगर अपनी शेयर करना चाहें तो? जी, ज़रूर। जैसा कि पूरे वर्ल्ड में ही कोरोना सबके लिए दिक्कत लेके आया था। अ, और मुझे भी उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे पास भी आई। हुआ क्या था कि मेरे घर में वाइफ़ और एक बेटे को कोरोना हुआ और मेरे को कोरोना नहीं हुआ था। लेकिन कोरोना के पीरियड में ही मुझे एकदम अचानक 700 शुगर हो गई। और इतनी ज़्यादा शुगर मैं जो है पूरा रात-रात भर जाके परेशान था, तो मुझे भर्ती होना पड़ा और मुझे आईसीयू में रखा गया। जो ऐसे लोगों को ग्लूकोज़ की ड्रिप लगती है, मेरे को 2-3 दिन तक इंसुलिन की ड्रिप लगती रही उसको शुगर को कंट्रोल करने के लिए। मैं भी बताना चाहता हूँ कि वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम था पूरी फैमिली के लिए ही एंड उसके लिए हमने काफ़ी मदद करी बट तब हेल्पलेस तो यू फ़ील इट वेरी बट आप थोड़ा और उसमें बताना चाहें? कई सारे हॉस्पिटल मैंने बड़े-बड़े ट्राई किए, लेकिन सबने ट्राई किया कि गोलियों से, टैबलेट से शुगर को कंट्रोल किया जाए, लेकिन वो शुगर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं हो रही थी और उसके बाद ये हुआ कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ है और टाइप 1 डायबिटीज़ का मतलब ये है कि आपको ऐज़ पर डॉक्टर्स, जी। मैं तो अभी नहीं सोचता हूँ कि शायद बिल्कुल सच ऐसा होगा, हुँ, लेकिन हुँ। सभी डॉक्टर्स का ये कहना है कि टाइप 1 डायबिटीज़ में लाइफ लॉन्ग आपको इंसुलिन लेनी पड़ती है। तो ज जब वो आपको पता लगा कि आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी तो तब आपका रिएक्शन कैसा था उस न्यूज़ को? हाँ, सच में उस समय मैं काफ़ी थोड़ा डाउन फ़ील किया मैंने और डाउन फ़ील किया और मैं थोड़ी वीकनेस लगने लगी थी और धीरे-धीरे और रोज़ 4-4 टाइम मुझे इंसुलिन लेना हो रहा था और उसमें खाने की बिल्कुल बंदिशें थी। ये तो आपने जैसे बताया कि वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टाइम था। मैं भी उस टाइम में था तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। ये तो आपने जैसे शेयर किया कि ये काफ़ी थी फ़िज़िकल प्रॉब्लम। आई थिंक उसके साथ-साथ काफ़ी मेंटल प्रॉब्लम्स भी आई। हाँ, ये हुआ कि मैं जैसे मेरा एक शुरू से नेचर है सोशल लोगों से सोशल एक्टिविटी से जुड़ा रहना। कोरोना से पहले मैं जहाँ जिस शहर में मैं गाज़ियाबाद में रहता था, इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैं किसी न किसी सोशल नेटवर्क से जुड़ा रहता था। तो सबसे पहले मेरे पास सबसे मुझे परेशानी क्या हुई कि मैं उस नेटवर्क से कट गया, धीरे-धीरे कम होता चला गया और मेरा इस समय क्योंकि मैंने इंसुलिन के साथ-साथ मैंने अपनी खाने पे पैटर्न को बहुत बदलना पड़ा मैंने कि इंसुलिन ना लेनी पड़े, मैंने फ्रूट्स और वेजिटेबल पे आ गया। तो उसकी वजह से मेरा वेट 25-28 किलो वेट कम हो गया और उसका एक अचानक एक दिन ऐसे क्या हुआ कि मेरे को मैं रात को वॉशरूम जाना था तो मेरे को एकदम से पेन आया और मैं बस एक कदम चलने के बाद ही मैं गिर गया। तो मेरे को हुँ, वो साइटिका का पेन था बाद में पता चला स्लिप डिस्क जिसको आप स्लिप डिस्क कह सकते हैं। तो उसकी वजह से मुझे फिर इतना ज़्यादा मेरा जीवन मतलब पेनफुल हुआ कि मुझे डेढ़ 2 महीना बेड पे रहना पड़ा और उधर से इंसुलिन, डायबिटिक और उधर से पूरा पैर का पेन और उसके साथ-साथ इतना मेरा वेट 25 से 28 किलो कम हो गया। वेरी मतलब काफ़ी ही डिफ़िकल्ट टाइम था एंड आपने जैसे बताया कि शुगर के साथ-साथ शुगर भी एक काफ़ी चीज़ होती है इसमें वो डाइट पूरी चेंज कर देती है एक इंसान की और बैक पेन ऐसा है कि काफ़ी पेनफुल रहता है फिज़िकली भी, साइकोलॉजिकली भी और वो काइंड ऑफ ऐसा टाइम कह सकते हैं कि जो काफ़ी डार्क टाइम होता है एक बन किसी भी इंसान के लिए एंड आई थिंक हम कई लोग हैं जो उस डार्क टाइम से जाते हैं और कहीं जा रहे हैं, कहीं निकल चुके हैं। पर आपकी अभी जैसे मैं एनर्जी देखता हूँ
और आपसे मैं अभी इंस्पायर भी होता हूँ। तो अगर हम उस पर आएँ कि आपने वो कैसे उस फ़ेज़ को कैसे ओवरकम किया और कैसे आप उससे उभर कर आए? तो उसके बारे में आप कुछ शेयर करना चाहें हाँ, तो? बिल्कुल ज़रूर। मैं अपने बारे में बताने से पहले मैं एक चीज़ें ज़रूर बताना चाहूँगा जो सबसे पहले और सबसे बड़ा सहयोग मुझे मिला वो मुझे अपने फैमिली से मिला। मेरी वाइफ़ और मेरे बच्चे दोनों साथ रहते थे। तो उन्होंने मेरे को हर स्टेप पे हॉस्पिटल से लेके घर में किसी भी चीज़ पे मुझे बहुत-बहुत सहयोग है। मैं उन सब का पहले आभार व धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने मुझे इस जब आगे जो मैं आपको बताने जाऊँगा, उस लाइन तक लाने के लिए उनका सबसे बड़ा सहयोग है फैमिली का। हाँ, क्योंकि एक सपोर्ट होता है आई थिंक जब वो हेल्प करता है तो पर्सन आगे स्टेप्स लेने में उसके लिए आसानी हो जाती है और एक काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस मिलता है। अब मैं वो कुछ 9-10 पॉइंट आप लोगों के सामने शॉर्ट में बताऊँगा। तो जैसे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरे को बहुत पहले से एक बुक रीडिंग का मैंने अपनी पर्सनल लाइब्रेरी बना रखी थी। ज तो वो बुक रीडिंग का मेरा शौक था, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी प्रॉब्लम्स जो मेरे को आई उनके बारे में पढ़ा, समझा, लोगों से डिस्कस किया। तो उस सब में अब मैं आपको 9-10 पॉइंट बताता हूँ जो जिसकी वजह से मैं आज दोबारा से इतना भरपूर जीवन आनंद वाला जी रहा हूँ, जो शायद पहले से भी ज़्यादा आनंदफुल है। तो उसमें सबसे पहले हम जो डीप ब्रीथिंग वाली एक पैटर्न होता है, जब हम साँस लेते हैं, गहरी लंबी साँस जो है जी, हमें लेनी चाहिए। हम सब ने देखा होगा कि जब कभी गुस्सा आता है, हम किसी पेन में आते हैं, प्रॉब्लम में आते हैं, तो कोई कहता है, "अरे! एक लंबी साँस ले लो।" और जब हम एक लंबी साँस लेते हैं, तो हमें रिलीफ़ मिलता है। ज़रूर। जी, और आप ये सोचो, जब एक लंबी साँस लेने पे इतनी देर में, सेकंडों में इतना रिलीफ़ है, अगर हम सुबह या शाम 5, 7, 10 मिनट तक वो लंबी गहरी साँस लें और ध्यान भी साँसों पे रखें, तो हमारी ब्रेन के कितना और हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को कितना ऑक्सीजन और कितना फ़ायदा मिलता होगा। तो सबसे पहले पॉइंट में सबसे ज़्यादा मुझे सबसे जो शुरुआत मैंने करी, जब क्योंकि मैं इतना वीक हो चुका था, तो मैंने डीप ब्रीथिंग शुरू करी, तो मुझे उसका बिल्कुल रिज़ल्ट आने शुरू हो गए। एंड आई थिंक सभी लोग उससे एग्री कर सकते हैं कि जब आप लंबी-लंबी साँसें लेते हैं एंड आपका ध्यान साँसों में जाता है, तो ना ही आप पास्ट में रहते हैं, ना ही फ्यूचर में यस। आप प्रेज़ेंट में रहते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें, डीप ब्रीथिंग देखो कितनी छोटी सी है, और जो मैं बताऊँगा, ये तो हर कोई चलता-फिरता कर सकता है। नंबर 2 है ग्रैटिट्यूड। जी, लोगों के लिए धन्यवादी होना, उनका आभार व्यक्त करना कि आपके लिए किसी ने आपके लिए क्या किया, जैसे नेचर कर रही है, हवा आ रही है, नेचर का धन्यवाद करना, दोस्तों का धन्यवाद, अपने फैमिली का धन्यवाद, इवन जो हम रोज़ खाना खाते हैं, उस खाने का धन्यवाद हमें मिल रहा है, बहुत लोगों को खाना भी नहीं मिलता। तो आप लोगों को अगर थोड़ा शेयर करना चाहें कि ग्रैटिट्यूड वो किस वे में कर सकते हैं और किस टाइम या क्या प्रोसेस होना कितना चाहिए बढ़िया उसमें? सवाल है। टाइम का थोड़ा-सा अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत बड़ी जल्दी अच्छे फ़ायदे होंगे। मेरा जो अपना पैटर्न है, मैं दिन भर की जो मेरी दिनचर्या है, मैं जब सोने जाता हूँ, क्योंकि ये जाता है कि कहते हैं कि जब हम सोने जाते हैं तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है बिल्कुल ओपन हो जाता है, हुँ, और हमारी जो दिन भर की चीज़ें हैं, वो सोते समय हम अगर हमारी ख़राब चीज़ें हैं तो हमारे माइंड में अनकॉन्शियस में चली जाती हैं, और ठीक बाद है। में फिर वो वापस आती हैं। तो जब सोने से पहले हमें जितना आप 5 मिनट भी आप कर लेंगे, 2 मिनट भी कर लें, क्या करें? ग्रैटिट्यूड जैसे सुबह से लेके आप शाम तक आपने जो-जो जहाँ-जहाँ गए हैं, जिन-जिन से मुलाकात हुई है, हुँ, जो-जो चीज़ें आपको मिली हैं, चाहे आपसे नल से पानी भी मिला है ना, उसका भी धन्यवाद करना चाहिए। हम रोज़ पानी मिलता है, एक दिन ना मिले नाराज़ हो जाते हैं। तो जिसका उसके लिए आप धन्यवाद करें, नाम लेके मन ही मन करें, और सबका धन्यवाद करते, आभार व्यक्त करके कि मैं कितना खुशनुमा हूँ, कितना लोग मेरा ध्यान रखते हैं। तो ऐसे करके अगर हम सोएँगे तो हमारी नींद अच्छी आएगी, नींद के पैटर्न अच्छे हो जाएँगे। और जैसे ही हम नींद से उठते हैं, एक सबसे बढ़िया टाइम वो है कि जैसे ही हम आँख खुलें, आप अपना आँख खुलते ही चाहे आप लेटे रहें, उसी लेटे फिर 2-3-4 मिनट फिर कर सकते हैं कि आज मुझे ये चीज़ें करना है, उसका जी, धन्यवाद करना है, ये मिलेगा तो ये सब चीज़ें हैं। और हुँ। सुबह उठते ही उनका जो भी आपको याद आए, जो भी जीवन में आपको जो है, उनका सबका आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें। तो आप अंदर से कूल हो जाएँगे, आप जो आपके अंदर टेंशन वाली चीज़ है, वो कम होती चली जाएँगी। थर्ड पॉइंट मेरे लाइफ़ में क्या हुआ कि जैसे मैं इनर वर्ल्ड के साथ-साथ मैं आउटर वर्ल्ड पे भी मेरे एक
अलग व्यक्तित्व मैं अपने को देखता था कोरोना से पहले। मैं लोगों के लिए सेवा भी भाव मेरा मन में रहता था, और मैं डांस मस्ती और ये सबको एक एंजॉयफुल लाइफ भी देता था। कभी तो हुआ तो हम वो आपका एक डांस भी ऐड करेंगे लोगों के श्योर लिए। श्योर, मुझे बहुत मज़ा आता है। तो इसमें एक विजुअलाइजेशन में एक वर्ड यूज़ करूँगा हम्म। कि जो हम जीवन में चाहते हैं, हम्म। तो हम उसकी तरफ जाएं, उसको देखें अपने योगा करते समय, या जब आप ध्यान में बैठें, या जब भी आपको समय मिले कि मेरा जो है मेरा पर्पज़ ये है जीवन का, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो विजुअलाइजेशन, जैसे मेरा विजुअलाइजेशन था कि आज अगर हम यहाँ बैठे हैं ना, तो ये मेरा विजुअलाइजेशन था। मैं पिछले कई हफ्तों से, महीनों से ये था कि मैं एक अच्छे एक डेस्टिनेशन पे जाऊँगा, और जो नेचर है ना, ये जो यूनिवर्स है, अगर आपका विजुअलाइजेशन बिल्कुल प्योर है, तो सबके भले के लिए है, कि उसमें मेरा भला है, सबका भला है। तो आप कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान विजुअलाइज करे तो जो आगे इफ़ ही वांट्स टू अचीव कोई भी गोल या कोई भी स्टेप, तो वो करना आसान होगा। आसानी नहीं, वो होगा ही होगा। जी। विजुअलाइजेशन में इतनी ताकत है, अगर आपने अच्छे से विजुअलाइज किया और अच्छे थॉट लेवल पे किया, और मैं हर बार एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, उसमें वैसा विजुअलाइजेशन होना चाहिए जो सबका फ़ायदा हो उसमें। नंबर 4 में बताऊँगा जी। कि देखिए, मुझे बुक्स का पढ़ने का, हिंदी साहित्य पढ़ना का बहुत शौक़ है। मैंने अपनी एक लाइब्रेरी बना रखी थी और अपने घर पे, और मैं एक डीआरडीओ में जैसे नौकरी करता हूँ, मैं वहाँ रिसर्च में था। लेकिन मुझे किताबों में और अच्छी बातों में, अच्छे साहित्य में और स्पिरिचुअल चीज़ों में, देशभक्ति की चीज़ों में, हम्म। स्वास्थ्य को लेके इतनी सारी बुक्स में पढ़ता था। तो मैं एक अपनी लाइब्रेरी में, मैंने सोचा यार अब कुछ समय जो है एक बड़ी लाइब्रेरी में है, तो मैंने खुद अपने डायरेक्टर से कह के अपना एक लाइब्रेरी में पोस्टिंग करा ली थी। तो जो बुक रीडिंग वाली चीज़ है, उसमें आप पेन से गुजर रहे हैं, अब जैसे मैं गुजर रहा था, तो हम्म। मैंने उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ी। तो जिसकी चीज़ की जो है वो किताबें अगर पढ़ेंगे, तो उससे आपको जो है उस बारे में नॉलेज हो जाएगी। जब नॉलेज होगी तो आप उस पे आगे बढ़ सकते हो आराम से। जी, आई थिंक मैं उससे एग्री भी करता हूँ, क्योंकि जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो अगर उसमें कोई किसी भी एक्सपीरियंस से गुजर रहा है, और आप भी अगर देखते हैं कि मैं इससे रिलेट कर पा रहा हूँ इस एक्सपीरियंस से, और एक लगता है कि हाँ कोई है जो मेरा ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, और एक अच्छा फील आता है उससे, तो आई एग्री। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, योगा, प्राणायाम और ध्यान। जी। जैसे जैसे आपका विजुअलाइजेशन हो गया, ग्रेटिट्यूड हो गया, ये चीज़ें आपके अंदर आती जाएंगी, आपका नींद का पैटर्न अच्छे हो जाएंगे, थोड़े थोड़े बदलने लगेंगे। और उसके बाद अगर आप योगा के लिए, प्राणायाम के लिए भी आप समय सुबह शाम निकालें, सुबह शाम नहीं तो कम से कम सुबह तो ज़रूर निकालें। जी। तो मैं बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ महीनों से तो मैंने अपने 24 के 26 घंटे बना दिए। जी। लोग हंसेंगे ये कैसे हो सकता है। अब मैं बताऊँ, मैंने अपने कर लिए। मैं पहले 6 बजे उठता था, अब मैं 4 बजे उठने लगा हूँ। जी। तो इसमें मैंने अपने योगा प्राणायाम में के पूरा टाइम दिया। और योगा प्राणायाम में भी मैं, जैसे आप सबसे पहले बताता, डीप ब्रीथिंग। हम्म। योगा प्राणायाम करने से फ़ायदा होगा, लेकिन अगर योगा प्राणायाम को हम ब्रीथिंग के साथ करें, सांसों के साथ करें, सांसों पे ध्यान दे के करें, यानी कि पूरी सब चीज़ें कट जाएं, और जो जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो पूरा ध्यान ब्रीथिंग के साथ करें, तो इसका बहुत फ़ायदा होता है। मैं सुबह शाम कम से कम 1-1 घंटा रोज़ योगा और प्राणायाम के लिए भी पूरा देता हूँ। इसके बाद मैं आपको एक मेरा जो बचपन से एक मैं फ़ील किया है, हम्म। मदर से अटैचमेंट, जी। फादर से, ब्रदर से, सिस्टर से, इस सब को अगर जोड़ें, या दोस्तों से रिलेशनशिप, जी। चाहे वो रिलेशनशिप हमारा इंसानों के साथ हो, अपने परिवार के साथ हो, चाहे नेचर के साथ हो, जी। चाहे भौतिक जगत के साथ हो, चाहे पशु जगत के साथ, चाहे मनुष्य जगत, हमको सबसे एक बहुत अच्छे रिलेशन बनाने में, मुझे बचपन से मुझे याद है, जब भी कोई किसी के साथ लड़ता था, किसी को गाली देता था, हम्म। छोटे बचपन से याद है मुझे, मुझे बहुत ख़राब लगता था। हम्म। और जब कोई बहुत प्यार किसी से बोलता था, कोई अच्छी बात किसी की करता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और हमारे परिवार में भी जब ऊँच नीच आई है, या मैं और कहीं भी देखता हूँ, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। तो मैं एक ही शब्द में कहूँगा, प्यार, 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 प्यार। जी, ज़रूर। तो ये सबको प्यार करना, नेचर को भी प्यार करना।
तो मेरे लिए रिलेशनशिप मायने रखती है, इससे मेरा मन बहुत अच्छा हो जाता है, मेरी ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते नेक्स्ट पॉइंट में हम चर्चा करेंगे, जैसे ये चीज़ें तो मुझे अच्छी लग रही हैं, सारी चीज़ें हैं। मुझे अच्छी लग रही हैं, तो मेरा व्यक्तित्व बदलता है, मेरी एनर्जी अच्छी होती है। हुँ, अब जब मुझे रिलेशन सबसे रखना है, तो मुझे उनके लिए भी काम करना पड़ा, समाज सेवा। जी। जब से मुझे मौका मिला, बचपन से तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि गांव का माहौल था, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। जैसे मैं फिर ओनिडा में आया, तब भी मैं बिजी था, प्राइवेट जॉब था। मैं डीआरडीओ में आया तो वहाँ मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत हर तरह से पढ़े लिखे लोग भी थे, सोशल भी काफ़ी उसमें मेरे को। तो वहाँ से मुझे एक दोबारा से, पहले बचपन से थी मेरे अंदर, हुँ, हुँ। लेकिन उसको मैंने फिर ट्रैक कर लेके आया मैं। और मैं मुझे जहाँ जहाँ जब जब किसी की हेल्प की, किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ी, चाहे वो ब्लड डोनेट करने की बात हो, जी। मैं खुद भी करता था, मेरी एक टीम भी थी, मैं सबको ब्लड डोनेट करता था। मैं गलियों में बड़ी झाड़ू ले लेके सफाई करता था। हुँ, हुँ। खूब मैंने बनवा रखी थी अपने गार्ड से कि भाई एक बड़ी सी बना, और मैं प्लांट लगाता था, और किसी को इमरजेंसी में कहीं कुछ हेल्प की ज़रूरत होती तो मैं तैयार रहता था, और मुझे उसका फ़ील आता था। तो ये समाज के लिए, दूसरों के लिए काम करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुड। अब अब इस सब में जो है, अब ये एक आएगा कि अब मैं ये सब चीज़ें इतनी, जब मेरे को पेनफुल लाइफ मेरा इस सब लग रहा था कि एक समय ऐसा आया था कोरोना के बाद, जब मेरे को डायबिटिक टाइप 1 हो गई थी, मेरे को साइटिका पेन, स्लिप डिस्क हो गई थी, उसके साथ घुटनों में दर्द हो गया था, जी। कब्ज़ बहुत बढ़ गई थी, मतलब समझ लो 10, 12, 15 प्रॉब्लम्स हो गई थी, दर्जनों दवाइयाँ मुझे खानी पड़ती थी। तो ये जो मैंने पॉइंट बताए, ये मैं उस पे मैंने लागू किए, तो मैं उससे रिकवर हो गया हूँ, और ये समझ लिए आज मैं बिल्कुल 100% फिट हूँ। और इसमें मैं एक बताना चाहूँगा कि आखिरी पॉइंट्स में, कि एक इंसान का लाइफ का पर्पज़ ज़रूर होना चाहिए। ये चीज़ें तो आपको आगे लेके जाएँगी, जी। लेकिन जब तक पर्पज़ नहीं होगा, तब तक ये चीज़ें उतनी हेल्प नहीं करेंगी। जब जब पर्पज़ हो जाएगा, तो ये चीज़ें हेल्प करनी और तेज़ी से हेल्प करेंगी। जी। तो मेरा लाइफ का पर्पज़ ये हुआ, जब मैं दोबारा से मेरा अब एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि पहले मेरा नाम भारत था, भारतवीर था। जी। तो जब से मैंने बिल्कुल 100% रिकवर किया, तो मैंने अपने आप को एक नया नाम दिया है, जी। जो नाम है रॉयल भारत 2.0। वाओ! इस रॉयल भारत 2.0 की जर्नी भी हम आगे सुनेंगे और इस पे काफ़ी डिटेल में भी बात की जाएगी और मैं जो-जो आपने पॉइंट्स बताए आई डेफिनिटली एग्री विद इट एंड आई थिंक आगे जाके हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे एंड थैंक यू पापा जी। ये जो अभी हम आए हैं शिमला काफ़ी मज़ा आ रहा है और ये पॉडकास्ट भी अच्छा जा रहा है और आगे भी अच्छा ही होगा। बिल्कुल। मैं भी ये फ़ील कर रहा हूँ, पिछले 12-15 बार मैं आ चुका हूँ शिमला, और ये समझ लिए दूसरा जीवन में रॉयल पॉइंट 2 पॉइंट वाला मेरा पहले से बढ़िया यहाँ आनंद में आ रहे हैं। और मैं अपनी फैमिली को भी देख रहा हूँ, उनकी एनर्जी भी अच्छी है, मेरी भी अच्छी है, सबकी अच्छी है। तो धन्यवाद बेटा, बहुत-बहुत। जी, मुझे पॉडकास्ट में हम दोनों एक-दूसरे को जान पाए, और लोग भी हमें समझ पाएँ, और थैंक यू। थैंक यू दोस्तों। आगे एपिसोड्स में हम और बात करेंगे एंड यस थैंक यू।